सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, इसके आंसर कोई बताएगा? गर्भाशय में जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस तक मध्य में पाए जाने वाला एक काला वर्णक युक्त क्षेत्र होता है, कहलाता है। बताइए इसका आंसर, बताइएगा इसका आंसर कौन बताएगा? बी बोल रहा है, लीनिया नाइग्रा। इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखिएगा बच्चों, हेडिंग लिखिएगा लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा। एक मैटर आपको इमेज से भी देखना है, क्रोम में जाकर के लीनिया नाइग्रा डालना और इमेज में जाना, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस, जीपी स्टेनम है ना, जीपी स्टेनम से लेकर के सिंपाइसिस प्यूबिस है, जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस है, वहां पे एक कौन सा कलर का है ना, ब्राउनिश ब्लैक, इसमें क्या लिखा हुआ है, भूरा काला, ब्राउनिश ब्लैक, यहां पे लिखिएगा ब्राउनिश ब्लैक। ब्राउनिश ब्लैक का एक पिगमेंट देखने को मिलता है, पिगमेंट देखने को मिलता है, और ये मोस्टली कब देखने को मिलता है, 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कब देखने को मिलता है, 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें ये लिखा हुआ है जीपी स्टेनम से सिंपाइसिस प्यूबिस तक एक मध्य पाए जाने वाला एक भूरा काला वर्णक युक्त क्षेत्र एरिया पाया जाता है, जिसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक ऐसी लाइन होती है, उस लाइन का जो कलर होता है वो काला भूरा होता है। ये मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कौन से वीक्स के अंदर देखने को मिलता है, 20 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका आंसर राइट है। अब लीनिया नाइग्रा के बारे में आपको समझ में आ गया। लीनिया नाइग्रा के अंदर क्या आपको याद रखना है कि जीपी स्टेनम से लेकर के सिंपाइसिस प्यूबिस है, उसके बीच के एरिया में एक लाइन होती है, उस लाइन के अंदर पिगमेंटेड एरिया होता है, उस लाइन का जो कलर होगा वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का होगा। तो इस प्रकार की यदि लाइन देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ये लीनिया नाइग्रा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लीनिया नाइग्रा है वो कब देखने को मिलता है, कौन से वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा? तो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल। अंडरस्टैंड? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर लिखा हुआ है क्लोज्मा ग्रेविडरम। हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा ग्रेविडरम, स्ट्राई ग्रेविडरम और मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा बच्चों, हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा, हेडिंग डालिएगा क्लोज्मा के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज्मा, क्लोज्मा, क्लोज्मा के बारे में बात करते हैं तो क्लोज्मा को नॉन एज मेलेज्मा है ना, नॉन एज किस नाम से जानते हैं, मेलेज्मा के नाम से जाना जाता है, या उसको बात करते हैं, या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, क्या किसके नाम से जानते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है, प्रेगनेंसी, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या देखने को मिलता है, हाइपर पिगमेंटेड एरिया होता है। इसके अंदर क्या होगा, हाइपर पिगमेंटेड एरिया होगा, जिसमें कहां पे होगा बच्चों, एक तो होगा फेस पे है ना, फॉर हेड वाले एरिया के अंदर हाइपर पिगमेंटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करते हैं कि, और दूसरी बात करें कि इसके अंदर ये कब देखने को मिलता है, कब है ना, कब देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे 24 वीक्स के अंदर, कि कब मिलेगा, 24 वीक्स के अंदर देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, आप जानते हैं
कि स्किन चेंजेस के अंदर जो महिला है उस महिला के फेस पे, है ना, फेस और फोरहेड, फेस वाला ये और फोरहेड यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से हाइपर पिगमेंटेड एरिया होगा, मतलब उसमें पिगमेंट एरिया ज्यादा हो जाएगा, स्किन का कलर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, काला बुरा हो जाएगा, तो हाइपर पिगमेंटेड होगा। बच्चों आप जानते हैं कि पिगमेंट जिसमें मेलेनिन हार्मोन होता है वो ही कलर को क्या करता है, चेंज करता है। तो इस प्रकार से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें क्लोजमा बोला जाता है, देखो लिखा हुआ क्लोजमा, क्लोजमा का दूसरा नाम है, एक क्वेश्चन रहेगा नॉन एज किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोजमा को किस नाम से जानते हैं, मेलेज्मा के नाम से जाना जाता है, या बोलते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी मतलब फेस पे जैसे मास्क लगाते हैं वैसा ऐसा धब्बा टाइप का देखने को मिलता है, जगह जगह पे यहाँ पे कलर वलर इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड। दूसरा बात करते हैं कि हाइपर पिगमेंटेड है तो इस प्रकार से जगह जगह स्किन के ऊपर स्कार देखने को मिलते हैं, धब्बे देखने को मिलते हैं। मोस्टली सीन कहां पे देखने को मिलेंगे, चेहरे पे देखने को मिलेगा। दूसरा है ललाट पे देखने को मिलेगी, माथा की जो ललाट है वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक क्वेश्चन तो नॉन एज से रहेगा, एक रहेगा पिगमेंटेड एरिया कहां कहां पे होता है, और तीसरा रहेगा बच्चों 24 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। ये बच्चों आप नोट करिएगा। पूजा लिखी है क्लोजमा, इसमें फोरहेड एंड फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, 24 वीक्स के अंदर देखने को मिलता है। हाँ पूजा सही बोली है, सभी ने सही लिखा है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था, क्लोजमा हो गया, और उसके बाद में एक आपका और था स्ट्राइग्रेविडरम, तीसरा था स्ट्राइग्रेविडेरम। स्ट्राइग्रेविडेरम इसके अंदर लिखिएगा, स्ट्राइग्रेविडियम के अंदर क्या होता है, ये एक लीनियर मार्क्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, एक लीनियर मार्क्स, लीनियर मार्क्स होते हैं, लीनियर मार्क्स होते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, लीनियर मार्क्स पाया जाता है, और उसके अंदर क्या है, स्ट्रेसिंग पाई जाती है, स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग पाई जाती है, तनाव पाया जाता है। ठीक है ना। स्ट्रेस या ग्रेविटी क्या होता है, एक लीनियर मार्क्स होते हैं, मार्क्स देखने को मिलते हैं, और इसमें स्ट्रेसिंग पाई जाती है। और स्ट्रेसिंग या तनाव कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, एक तो पाया जाता है स्ट्रेनिंग तनाव कहाँ पाया जाता है, एक तो पाया जाता है थाई पे, THIGS, थाई पे। दूसरा पाया जाता है अम्बलाइकर पे, अम्बलाइकस, अम्बलाइकस वाले एरिया में पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट पे पाया जाता है। अब बात करते हैं कलर के बारे में, बात करते हैं कि ये स्ट्राइग्रेविडे के अंदर कलर कैसा देखने को मिलता है। कलर COLOR, कलर, कलर के अंदर रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कलर देखने को मिलेगा पिंकिश, है ना, पिंक कलर, PINKIS, पिंक कलर देखने को मिलेगा। आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में कैसा कलर देखने को मिले, सिल्वरी, सिल्वरी व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, WHIT, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। परंतु उसके बाद में पूरी तरह ये गायब नहीं होगा, पूरी तरह गायब नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा स्ट्राइग्रेविडेरम, स्ट्राइग्रेविडेरम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक लीनियर मार्क्स होते हैं, जो इस प्रकार से एक स्कार होते हैं, धब्बे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर लीनियर जो स्ट्राइग्रेविडेरम, वो पार्ट जहां पे प्रेशर पड़ता है, जहां पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर पड़ता है, जैसे ब्रेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ब्रेस्ट की स्किन है ना, उस स्किन के अंदर क्या है, लीनियर, क्या लिखा हो, लाइनियर मार्क्स, है ना, इस प्रकार से मार्क्स
लाइनें देखने को मिलेगी, धारियां देखने को मिलेगी, है ना। अब कहां पे धारियां देखने को मिलेगी? ब्रेस्ट पे, थाई वाला एरिया पे, और उसके बाद में अम्बलाइकस वाले। जैसे आपने देखा होगा कि जो महिला प्रेग्नेंट के बाद में, ठीक है, उसके बाद में एक वो परमानेंट व्हाइट इस प्रकार से धारियां देखने को, जैसे थाई है, थाई पे इस प्रकार से अलग अलग कैसा कलर देखने को मिलेगा? सिल्वरी व्हाइट, है ना, व्हाइट व्हाइट धारियां देखने को मिलती है। और अम्बलाइकस वाले पार्ट पे ना इस प्रकार धारियां देखने, वो परमानेंट रूप से रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रेया ग्रेविडरम, जिसके अंदर लीनियर मार्क्स देखने को मिलता है, और जिसमें क्या होता है? स्ट्रेसिंग होता है, वहां पे तनाव वाली जगह पे मोस्टली ये देखने को मिलता है, जिसमें थाई है, अम्बलाइकस है, और ब्रेस्ट वाले एरिया पे। अब स्ट्रेया ग्रेविडियम के अंदर कलर के बारे में बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ये स्ट्रेसिंग के अंदर लीनियर मार्क्स देखने को मिलेगा। वो कैसा होगा? पिंकिश कलर का होगा। परंतु उसके बाद में आफ्टर द प्रेगनेंसी के बाद में ये कलर पिंकिश कलर है, वो किसमें कलर चेंज हो जाता है? सिल्वरी व्हाइट के अंदर कलर क्या है? चेंज हो जाता है, और ये पूरी तरह से बाद में गायब नहीं होता है। इसलिए ग्रेविटी मोस्ट कॉमन लोअर एब्डोमिनल थाई एंड में पाया जाता है। मोस्ट स्ट्रेसिंग, ठीक है, हाँ ठीक ठीक लिखा है। कोई लिखेगा बच्चों ये कौन से वीक के अंदर पाया जाता है? कौन से वीक से स्टार्ट होता है? ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों स्टाई ग्रेविडियम के अंदर आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि ये लीनियर मार्क्स होते हैं, ये स्ट्रेसिंग। दूसरा है कहां पे देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे ब्रेस्ट है, थाई है, अम्बलाइकस वाला एरिया है, जहां पे स्ट्रेस पड़ता है, तनाव पड़ता है, उस जगह पे देखने को मिलता है। तीसरा, स्ट्रेया ग्रेविडियम के अंदर होता क्या है कि उस टाइम में जो धारियां देखने को मिलती है, उस धारियों का कलर पिंकिश होता है ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज में, परंतु आफ्टर देन प्रेगनेंसी ये व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट कलर को देखने को मिलती है। जो प्रेग्नेंट महिला है, जिसमें बच्चे हो गए हैं, उनका देखना एक बार, ठीक है ना, पेट में देखना, धारियां देखने को मिलेगी। देखने को देखा तुम लोगों ने थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, हाँ थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट तो क्लोज्मा के बारे में बात कर लिया, लीनिया नाइग्रा के बारे में बात कर लिया, स्ट्रेया ग्रेविडियम के बारे में बात कर दिया, और मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स के अंदर तो पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या राइट है बच्चों? बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है? देखो बच्चों, यहां पे एक वर्ड आया है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया क्या है? इक्लेम्सिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक महिला का ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना। अब देखिएगा, इसका पहले तो राइट देखते हैं, निम्न में से कौन सी इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना। इक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले तो ये देख लेते हैं। बताइएगा ए बी सी डी के अंदर बताइएगा। सुरभि सी लिख रही है, रागिनी सी लिख रही है, सुधा कुमारी बी लिख रही है, सुरभि बी सी लिख रही है, इंक्रीज बीपी और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, ठीक है। सी सबका आंसर आ रहा है, मैं देख लेता हूं, ठीक है ना। सोनी कुमारी सी लिख रही है, श्वेता सी लिख रही है, श्वेता सिंह है ना। देखिएगा इसके अंदर बच्चों ये लिखा हुआ थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस लिखा हुआ है। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती है, ये तो गलत है। अरे भाई, जब इक्लेम्सिया वाली कंडीशन है तो प्लेटलेट्स की मात्रा क्यों बढ़ जाएगी? क्या हो गया? देखो, हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जिस वर्ड के पीछे सिस लगा रहता है उसका मतलब होता है इंक्रीज होना। उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। जिस वर्ड के अंदर साइट लिखा रहता है, साइट लिखा रहता है, उसका मतलब होता है सेल। और थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड का क्लॉट करना। थ्रोम्बो इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट। तो इस प्रकार से थ्रोम्बोसाइटोसिस जिसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स काउंट का बढ़ना।
और इसके विपरीत होता है प्लेटलेट्स काउंट का घटना, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो डेंगू के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो सत्य है कि ये इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखते हैं बात, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां पे आया है इक्लेम्सिया के बारे में आया है। अब बात करते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इक्लेम्सिया के बारे में। जब आ गया है तो बात कर लेते हैं। देखिएगा पूरा डिटेल के साथ में मैं आपका इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के बारे में जब उसका पूरा डिटेल के साथ में बताना पड़ेगा, क्योंकि मिडवाइफरी के अंदर इक्लेम्सिया, फ्री इक्लेम्सिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्या होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो बच्चों, इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया एक वर्ड ये है। अब एक वर्ड आता है कि प्री इक्लेम्सिया। देखो लिखा हुआ है प्री इक्लेम्सिया। तो ये तो कंडीशन अपन ये कह सकते हैं कि इक्लिप्सिया से जस्ट पहले होने वाली घटना होती है, उसको बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत मरीज का बीपी है, जिसमें क्या हो जाएगा, एसटीएन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एसटीएन हाइपरटेंशन हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि बीपी के बारे में बात करें तो बीपी 140/90 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये देखने को मिलेगी प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन देखने को मिलेगा, दूसरी कंडीशन में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। तीसरा कंडीशन क्या देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा। ये तीनों सिम्टम हैं, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं प्री इक्लेम्सिया के अंतर्गत। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा हाइपरटेंशन वाली कंडीशन, प्रोटीन यूरिया, और यहां पे मैं कहूं कि प्रोटीन यूरिया के बारे में बात करें तो इस कंडीशन में एक कोष्टक में लिख सकते हैं हाइपो एल्बुमिनेमिया। हाइपो एल्बुमिनेमिया। एल्बुमिन क्या है, एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का क्या हो जाएगा, कम हो गया, और किसके अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर। तो हाइपो एल्बुमिनेमिया वह कंडीशन जिसके अंदर ब्लड के अंदर एल्बुमिन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई है। एल्बुमिन क्या है बच्चों, एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का फंक्शन होता है ए मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि ब्लड का, सॉरी, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का शिफ्टिंग नहीं होने देता है ना। तो इसके अंदर जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से फ्लूइड है उसका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फ्लूइड कहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से इडिमा वाली कंडीशन होगी, सूजन देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि जब बीपी बढ़ा हुआ रहेगा मरीज को एक, और उस बीपी की वजह से बीपी बढ़ गया, साथ ही साथ में प्रोटीन यूरिया रहेगा, मतलब यूरिन है, यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन के साथ में प्रोटीन बाहर चला जाएगा तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी, और मोस्टली कौन सा प्रोटीन बाहर निकलेगा, एल्बुमिन है। जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, ये प्रोटीन है। तो एल्बुमिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में हाइपो एल्बुमिनिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के अंदर क्या होगा, सूजन आ जाएगा, फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा। अब मैं कहूं कि प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर क्लासिकल सिम्टम तो ये देखने को मिलेगा। अब यदि मैं कहूं कि इस कंडीशन के अंदर यदि इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया जाए तो ए पेशेंट इज कन्वर्ट इन द प्री इक्लेम्सिया, सॉरी इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ तो मरीज कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर दो सिम्टम देखने को मिलेगा। एक तो बच्चों देखने को मिलेगा कोमा, एक देखने को मिलेगा
सीजर्स, है ना, सीजर्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सीजर्स कॉमा एक्लेम्सिया, हाँ, या ये बोल सकते हैं डबल सी बोल सकते हैं, सीजर या कन्वल्सन, कन्वल्सन, है ना। तो इस प्रकार से डबल सी याद रखना, डबल सी, इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसमें डबल सी ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं एक्लेम्सिया। कोमा में चला जाता है, मरीज शॉक वाली कंडीशन में चला जाएगा, शॉक, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो जाती है। बच्चों आपको ये मालूम पड़ा, दोनों के बारे में समझ में आया, दोनों के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया। देखिएगा अब बात करते हैं, अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन पे, देखिएगा रीनल फेल्योर, हाँ रीनल फेल्योर होने की संभावना रहती है, हाइपर टेंशन है, सेरेब्रल हेमरेज होने की संभावना हो सकती है, कपाल के अंदर ब्लीडिंग होने की संभावना है, सीवियर अनकंट्रोल्ड बीपी है, उसके बाद में शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है, हाँ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। ये सारे बच्चों को मालूम है, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा। इसको वीवीआई में क्या डालना है, ये तो कॉमन है, ये तो कोई भी बता देगा, इसका आंसर कोई भी बता देगा। इसमें जो गलत करेगा वो गलत है ना, इसमें जो गलत करेगा वो गलती उस व्यक्ति की है। 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 11 किलोग्राम, है ना, कितना होता है? एक स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है? ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट कहोगे नहीं कहोगे तो एग्जाम के अंदर ये टाइप होगा, ये तो टाइप होगा ही होगा, ठीक है ना। और ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी बताना, क्वेश्चन कहीं घुमा करके भी दे सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन घुमा के देगा। देखो बच्चों, तो इसके अंदर डी ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर बात करें, देखिएगा वेट गेन के बारे में, हेडिंग डालिएगा बच्चों वेट गेन, वेट गेन WEIGST, वेट गेन। वेट गेन के बारे में बात करें, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल के बारे में बात करें, नॉर्मल 11 to 13 kg, एवरेज के बारे में बात करें, एवरेज के बारे में बात करें 12 kg, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 12 kg या पाउंड के बारे में बात करें तो 26 पाउंड, 26 पाउंड, ये पाउंड वाला भी आपको बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है दो प्रकार से, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, इन तीनों के अंदर वजन अलग अलग प्रकार से गेन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना, 5 kg। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 11 kg। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वेट गेन के अंदर, एक तो वेट गेन होता है रिप्रोडक्टिव वेट गेन, एक तो होता है रिप्रोडक्टिव वेट गेन और दूसरा होता है नेट मैटरनल वेट गेन, नेट मैटरनल वेट गेन, ये होता है। अब देखिएगा रिप्रोडक्टिव जिसके अंतर्गत क्या क्या, फीटस के द्वारा, फीटस जिसमें 3.3 kg, ठीक है। उसके बाद में है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा कितना, मैंने कल आपको बताया था, प्लेसेंटा के अंदर 500 ग्राम लिखाया था ना, तो 0.6 kg, है ना, इतना भी हो सकता है। उसके बाद में लिक्वर एमनी, जिसकी वजह, इसमें कितना बच्चों, टर्म के अंदर 0.8 kg, मतलब 800 ग्राम। उसके बाद में यूटेरस का वजन कितना बढ़ जाता है, 0.9 kg, 900 ग्राम।
और उसके बाद में ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर कितना हो जाता है 0.4 केजी, 0.4 केजी, 4 केजी। ये इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव वेट गेन होता है, रिप्रोडक्टिव वेट गेन। उसके बाद में है नेट मैटरनल वेट गेन, जिसके अंतर्गत रहेगा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कितना 1500 ml है ना, तो 1.3 केजी इतना होता है। उसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1.2 केजी। उसके बाद में फैट, फैट का एक्यूमुलेशन, फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, इसका कितना एक्यूमुलेशन होता है फैट और प्रोटीन का, फैट और प्रोटीन का होता है 3.5 केजी एक्यूमुलेशन। कितना हुआ इसमें लिखिएगा फैट और 3.5 केजी। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आता है। सभी ने सही लिखा है, ये भी ध्यान रखना है, अलग अलग भी ध्यान रखना है बच्चों, इसके अंदर भी अलग अलग से ध्यान रखना है। इसके अंदर ये टोटल जोड़ोगे तो 6 केजी आएगा, और ये भी अलग अलग जोड़ोगे तो इसको भी टोटल जोड़ोगे तो 6 केजी आएगा। इस प्रकार से 6 केजी ये, 6 केजी ये, कितना मैंने लिखा था 12 केजी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव वेट गेन और नेट मैटरनल वेट गेन, ठीक है, ये दोनों ही बातें बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग पूछे तो भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात नॉर्मल पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है, रेंज में पूछे तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस बात को बच्चों क्या रखें, ध्यान रखें। उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसके पेरिफेरल नजदीक वाला ऑप्शन को क्या करना है, राइट करना है। एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इसका तो राइट आंसर हो गया 11 केजी, मैंने आपको अलग अलग लिखा दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम तो बच्चों मैंने आपको कितना लिखा था 1.3 केजी, मतलब 1300 ml लिखाया था ना, तो यहाँ पे कितना है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेट मैटरनल में प्रोटीन कितना होगा। अब देखो नेट मैटरनल में प्रोटीन नहीं है, इसमें लिखा था फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, ये दोनों ही मिलाकर के 3.5 केजी था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखा, मोस्टली फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है, सही है। 28 के अंदर बच्चों देखिएगा कौन सा कथन है वो सही है। गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ता है, नहीं, ये तो गलत है। गर्भावस्था के दौरान टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ता है, हाँ ये सही है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ता है, ये सही है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन लेवल बढ़ जाता है, नहीं, ये भी गलत है। गर्भावस्था के दौरान ग्लोबुलिन लेवल में हल्की सी गिरावट आती है, ये भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभी के आंसर सही है, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक सोनाली लिखी है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, उसका लेवल बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन घटता है, फिजियोलॉजिकल इडिमा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, देखिएगा कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है 29 का, देखिएगा 29 का कौन सा कथन असत्य है। इसके अंदर लिखा हुआ है
भ्रूणीय विकास के दौरान नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है ना, ये है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड विकास का गर्भ ठहरने के बाद 14 से 21 दिन तक हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मैं कहूं कि मोस्टली जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो 3 महीने के अंदर अंदर पूरा पूरा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। शुरुआती कंडीशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है। कई ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका फंक्शन का स्टार्ट हो जाता है। तो नोटोकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड है, उसका ठहरने के बाद में 14 to 21वें दिन तक हो जाता है। हाँ, ये तो सत्य है। भ्रूणीय विकास के दौरान बाहरी जननांगों का विकास गर्भ ठहरने के बाद 8 से 12 सप्ताह में हो जाता है। हाँ, बाहरी जननांग है उसका कब है वो भ्रूणीय विकास स्टार्ट हो जाता है, ये 8 से 12 सप्ताह के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है। ये भी सही है। भ्रूणीय विकास के दौरान सभी प्रमुख संरचनाओं का निर्माण गर्भ ठहरने के बाद में 6 से 8 सप्ताह में हो जाता है। हाँ, ये भी हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं होगा। गर्भ ठहरने के बाद 28 सप्ताह तक दोनों जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में चले जाते हैं। नहीं जाते हैं, ये गलत है। ये क्या है बच्चों? ये गलत है। इस बात को बच्चों क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अब ये कब देखिएगा, ये 37 से 40 वीक्स के अंदर, 37 से 40 वीक्स के अंदर ये वाले हैं जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में चले जाते हैं। कब जाते हैं? 37 से 40 वीक्स के अंदर, टर्म कंडीशन के अंदर, जो टर्म कंडीशन होती है वहां पे वो क्या होते हैं, टेस्टिज है वो स्क्रोटम के अंदर चले जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, ये असत्य है। अब इस प्रकार से मैं कहूं कि ये तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, स्टार्ट वाली कंडीशन बताइए, कंफ्यूजन मत होना कि ये कब, ये पूरा कंप्लीट कब होता है। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। ये वाला जो है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा और सारे क्या है, राइट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर ये बताया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब ये भी क्या है, असत्य है। 30 के अंदर भी क्या है, असत्य है। गर्भावस्था के दौरान कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। हाँ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ, ये भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान हार्ट रेट कम हो जाता है। कम क्यों होगा? गर्भावस्था के दौरान वेनस प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, ये है। इसमें तो सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अंदर बच्चों क्या रहेगा? सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंट कब हो जाते हैं? देखो यहां पे आ गया बच्चों, है ना, कब डिसेंट हो जाते हैं? ये तो अभी आपको बताया। 31 का कौन बताएगा? 31 का तो राइट आंसर क्या हो गया? हाँ, ठीक है, 40 वीक से ये आपका बच्चों क्या रहेगा, ये वाला सही रहेगा। और ये यदि डिसेंट नहीं होता है तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, ये डिजीज कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में नहीं आता है, डिसेंट नहीं होता, नीचे नहीं होता है, ऊपर ही रहता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। ठीक है ना? क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। फिर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा क्या करते हैं, उनको अंदर एंट्री करवाना होता है। ठीक है? सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भाशय के दौरान कौन से अंग में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं? बच्चों आप जानते हैं कि मोस्टली जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूट्रस के अंदर चेंजेस को देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था यूट्रस का जो वजन है वो 50 से 60 ग्राम होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर कितना हो जाता है? 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। उसी प्रकार से
जो शेप चेंज हो जाता है, उनके अंदर थिकनेस ज्यादा आ जाती है, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेज होता है, वेजाइना के अंदर चेंजेज होते हैं, तो डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेज वो चेंजेज जिसके अंतर्गत ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। पैथो इज रिलेटेड टू बीमारी की वजह से, परंतु ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज है ना। जैसे ही प्रेगनेंसी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ऐसी कंडीशन के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिकल। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफियन पुटिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है। देखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं, किस हार्मोन की वजह से होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसके अंदर बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स का विकास किस हार्मोन के प्रभाव से होता है। एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, फॉलिकल। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पारे करा दे, बाबा मैं तेरा शहजादा। बात करते हैं ग्राफियन पुटिका का विकास किस हार्मोन के प्रभाव में होता है। देखिएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में बात करते हैं, किस हार्मोन की वजह से होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसके अंदर बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स का विकास किस हार्मोन के प्रभाव से होता है। एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, है ना। इसके अंदर बच्चों क्या, पूजा कुमारी 33 का सी मत लिखो, 33 का सॉरी 33 है ना। हाँ 33 का क्या राइट है बच्चों, देखिएगा 33 का सी। हाँ 33 है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स है। अच्छा, मैंने दूसरा समझ लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, FSH होगा। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों 33 का सी राइट करना, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है 34, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सक्रियता को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। देखिएगा 34 का देखिएगा, इसके अंदर है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। 34 का बी रहेगा बच्चों, 34 का बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। ओम प्रकाश सही लिखा है, सोनाली सही लिखी है, और सुधा कुमारी सही लिखी है, और प्रतिज्ञा सही लिखी है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक्टिविटी को लगातार बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन निर्माण के लिए एक पावर हाउस के रूप में कार्य करती है। यह भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन गर्भावस्था के दौरान कौन सी संरचना हार्मोन के निर्माण के लिए एक पावर हाउस का निर्माण करता है, वो करता है प्लेसेंटा के दौरान वेरियस टाइप के हार्मोन है, वो सीक्रेट होते हैं ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज, ठीक है ना, ड्यूरिंग द गेस्टेशनल एज। इस बात को बच्चों क्या रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। 35 का बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। 35 का क्या रहेगा बच्चों, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। प्लेसेंटा के दौरान आप जानते हैं बहुत सारे हार्मोन हैं, उसका क्या होता है, सीक्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखती है मेंटेनेंस, अर्ली टाइम में जो मेंटेनेंस रखता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को अर्ली टाइम में मेंटेन रखने का काम किसका है। कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा, ब्रेस्ट और ग्राफियन पुटिकाएं। 36 का बताइएगा,
36 का अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रेगनेंसी को बनाए रखना कॉर्पस ल्यूटियम का काम है ना, कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 37 के अंदर HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का कार्य है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का काम क्या है? गर्भावस्था के 1.5 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। हाँ, तो इसलिए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी तो क्या होगा? प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, नहीं तो एबॉर्शन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, ये नर भ्रूण की लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्टिमुलेट करता है। हाँ, ये भी सही है। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का निर्माण नहीं, इसका निर्माण नहीं, इसका मतलब है ये डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्मोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, जितने भी हार्मोन होते हैं इसका एक बेसिक फंक्शन बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा हार्मोन क्या क्या कार्य करता है। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा HCG हार्मोन के बारे में, लिखिएगा हेडिंग डालिएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका बच्चों आपको एक तो ध्यान रखना है फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, ये प्लेसेंटा से सिक्रेशन होने वाला पहला हार्मोन है। प्लेसेंटा से सिक्रेशन होने वाला पहला हार्मोन है। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक है, वो डिटेक्ट कब कर सकते हैं? डिटेक्ट 8वें से 9वें दिन, है ना। ओव्यूलेशन के 8वें से 9वें दिन पे क्या किया जा सकता है? डिटेक्ट किया जा सकता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन प्लेसेंटा के कौन से पोर्शन से उत्पाद होता है? तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट वाले एरिया से क्या होता है? उसका उत्पादन होता है। ये भी ध्यान रखना है, उत्पादन होता है। दूसरी बात करते हैं, ये HCG हार्मोन है वो यूरिन के अंदर अधिकतम कब होता है? यूरिन के अंदर अधिकतम सबसे ज्यादा मात्रा कब देखने को मिलती है? यूरिन के अंदर अधिकतम होता है बच्चों, जिसमें वैल्यू के बारे में बात करें 100 से लेकर के 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, जिसमें दिन के बारे में बात करें तो 60 से 70 डे, है ना, 60 से 70वें दिन पे क्या होता है? मैक्सिमम लेवल देखने को मिलता है। और उसके बाद में 100 डे पर ये 10 से लेकर के 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलेगा। ये इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है? याद रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा, ये कहानी को लिख लीजिएगा एक बार, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखाया है। जितना भी लिखाया है वो सारा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास के अंदर, सॉरी प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था देखिएगा, इसका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बनता है। दूसरा है ये प्लेसेंटा से कहां से सिक्रेशन होता है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है ये है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा के कौन से पोर्शन से, तो आपको ध्यान रखना है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से, है ना, उसका क्या होता है? उत्पादन होता है। यूरिन के अंदर बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले अर्ली डिटेक्शन कब होता है? जैसे आप जानते हैं प्रेगा टेस्ट करते हैं तो यूरिन के अंदर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। प्रेगा टेस्ट के अंदर ओव्यूलेशन के बाद में डिटेक्ट कब होता है? 8 से 9वें दिन पे, है ना।
8 से 9वें दिन पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूरिन के अंदर इसका एचजीजी लेवल है, एचसीजी लेवल है, वो मैक्सिमम अधिकतम कौन से दिन पे होता है? तो 60 से 70वें दिन पे 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ये 60 से 70वें दिन पे देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम देखने को मिलेगा। उसके बाद में 100वें दिन पे क्या होगा? 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब उसके बाद में उसका लेवल क्या है? घट जाएगा। क्वेश्चन ये आया था कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ट्रोपिन हार्मोन यूरिन के अंदर सबसे मैक्सिमम कौन से दिन में देखने को मिलता है? तो बच्चों ने बहुत सारे इन्होंने ये राइट कर दिया 8 से 9वें दिन। नहीं, ये तो अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। आपको ये ध्यान रखो, आंसर ये करना था 60 से 70वें दिन। उसके बाद में 100वें दिन पे इसका लेवल इस प्रकार से घट जाता है। अंडरस्टैंड? ये इतनी बातें बच्चों आपको ध्यान रखना है। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन आप जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, कॉर्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन रखना। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसको प्रेरित करना, उसको एक्टिव करने का काम इसका काम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है, मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल एरिया है, उसको क्या करना? डेवलपमेंट करना। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, एरिया नहीं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, उसका डेवलपमेंट करने का काम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के द्वारा होता है। 3 काम है जो फंक्शन है, ध्यान रखना। क्या क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको क्या करना? प्रेरित करना, और मेल के अंदर जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट करना। अंडरस्टैंड? तो एक क्वेश्चन बच्चों आपका फुल फॉर्म से रहेगा, एक कहां से सीक्रेट है तो वहां से रहेगा, तीसरा है कौन से पार्ट से उत्पादन होता है, तीसरा ये रहेगा, 4थे नंबर पे आपका लेवल के बारे में, और 5वें नंबर पे उसके फंक्शन के बारे में, और एक अर्ली डिटेक्शन कब किया जा सकता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं गर्भावस्था की टर्म पर ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण है। ये देखिएगा, ये क्या क्या कारण है, मोस्ट कॉमन कारण ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसमें टर्म कंडीशन, टर्म जिसमें बच्चा होने वाला है, 37 से लेकर के 40 वीक्स के बीच वाली बात हो रही है, टर्म पर ब्लीडिंग होती है, मोस्ट कॉमन कारण है। जैसे 37 से 40 वीक ये टर्म होता है, परंतु उससे पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है। देखो इसके अंदर क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा। 38 का आंसर राइट कौन बताएगा? 38 का एब्रुप्सियो प्लेसेंटा, जिसके अंदर प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है, जिसका प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट वो कहां होगा? लोअर यूटेराइन सेगमेंट पर। उसके बाद में वासा प्रीविया के अंदर क्या होता है? इंटरनल ओएस है। इस इंटरनल ओएस से वहां पे क्या होगा, जो कॉर्ड है उसका ओवरलाइनिंग होगा, ठीक है। जैसे सर्विक्स वाला इस प्रकार से वाला पोर्शन होता है ना, ये सर्विक्स वाला पोर्शन है, तो ये जो कॉर्ड है वो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा, इंटरनल ओएस है वहां पे क्या ओवरलैपिंग होगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि ये इस प्रकार से ये यह वाला सर्विक्स वाला पार्ट है, ये वाला क्या है? सर्विक्स वाला पार्ट, अंदर बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड है। तो इसमें एब्रुप्सियो प्लेसेंटा के अंदर जो प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है अपर यूटेराइन सेगमेंट पे होता है, यहाँ पे होता है अपर यूटेराइन सेगमेंट यहाँ पे होता है। परंतु
ये नॉर्मल है, अपर यूट्राइन सेगमेंट पे होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। परंतु मैं कहूं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर अटैचमेंट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे होगा, या अपर ना होकर के या तो इधर होगा या इधर होगा, तो ये गलत है। इस प्रकार से यहां पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है आएगी तो यहां ऐसे होगी, या यहां से होगी, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। यदि मैं कहूं कि वासा प्रीविया के अंदर क्या होगा कि ये यहां पे इंटरनल ओएस है, सर्विक्स का इंटरनल ओएस, और यहां पे ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से यहां से जा रहा है, मतलब ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, जो फिटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है, उस प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे से होकर जा रहा है, ओवरलाइंग हो रहा है, वासा प्रीविया कहा जाता है। तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा वह कंडीशन जिसके अंतर्गत प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। प्लेसेंटा का सेपरेशन का मतलब होता है प्लेसेंटा जो अटैच है वो अलग हो जाता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब उसको मैच्योर हुआ ही नहीं, उससे पहले क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इसके अंदर ब्लीडिंग होने का जो मोस्ट कॉमनली कारण है, जो प्लेसेंटा का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। यूटेराइन रप्चर ये वाली कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अभी तो आपको बताया था कहां से सिक्रेशन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा नहीं, प्लेसेंटा के सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से, हाँ, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। ग्राफियन फॉलिकल पुटिका द्वारा नहीं, एंडोमेट्रियम द्वारा नहीं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मैंने आपको लिखा दिया था। उसके बाद में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की हाफ लाइन होती है ना, हाफ लाइफ होती है, कितना होती है हाफ लाइफ, कितनी होती है बच्चों, 40 का आंसर बताइएगा। 10 दिन, 24 दिन, 10 मिनट और 24 घंटे, ठीक है ना, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें तो कुछ याद करना नहीं है, जो लिखा हुआ है उसको रट लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त और मूत्र में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है, कब पहुंच जाती है देखिएगा। ये तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अर्ली डिटेक्शन होता है 8 से 9वें दिन, है ना, ओव्यूलेशन के 8वें से 9वें दिन पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब इसके अंदर मैक्सिमम लेवल है, इसका आंसर बच्चों आपके द्वारा देख लेता हूं क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बताइएगा। 41 के अंदर बच्चों ने लिखा है, 41 के लिखा है आंसर कौन सा राइट है। मीना कुमारी बी लिख रही है, पूजा बी लिख रही है, ओम प्रकाश ए लिख रहा है, मनीषा कुमारी ए लिख रही है, सुरभि कुमारी बी लिख रही है। जो ए लिखा हुआ है उसका मतलब है कि आप लोग जो मैंने पढ़ाया था पूरा डिटेल से लिखवाया था उस टाइम में नहीं थे, ठीक है। इसके अंदर 60 से 70वें दिन पे, जिसमें 100 से लेकर के 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलता है। उसके बाद में 100वें दिन पर इसका लेवल घट करके 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको लिखाया था, तो बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्ट्रोल को सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है। एस्ट्रोल है ना, एस्ट्रोजल हार्मोन होते हैं, जिसको कब डिटेक्ट किया जाता है, 42 के अंदर देखिएगा। 42 गर्भावस्था के सेकेंड मंथ में, गर्भावस्था के 4 दिन पे नहीं, गर्भावस्था के प्रथम दिन नहीं, गर्भावस्था के सेकेंड मंथ, हाँ, गर्भावस्था के 5वें दिन नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर बी सी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान वो हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है ना।
जो क्या करता है, मायोमेट्रियम है, जो यूट्रस की इनर लेयर होती है, उसमें क्या है, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है ना, इसकी एक्टिविटीज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मायोमेट्रियम के प्रति ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके अंदर 43 के अंदर बच्चों बताइएगा, 43 जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो इसके अंदर एस्ट्रोजन है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज करने का, है ना, उसको प्रेरित करने का, उसको अलर्ट करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। वह हार्मोन जो सर्विक्स को मुलायम कर देता है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन है 44 वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राइपेज ऑफ द सर्विक्स जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसका रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, तो ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा, राइपेंस कर देता है, सर्विस को सॉफ्ट कर देता है, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य मादा जननांग है? आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार के ऑर्गन हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसके अंदर दोनों में ध्यान रखना है, ओवरी, क्लाइटोरिस, यूटेरस और उपरोक्त सभी। इसके अंदर 45 का कौन आंसर बताएगा? 45 का कौन आंसर बताएगा? एक्सटर्नल कौन सा है? यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल, लिखा हुआ है, ओवरी इंटरनल है, यूटेरस इंटरनल है, तो इस प्रकार से ये तो होगा नहीं, क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस आउटर वाला है ना, एक्सटर्नल वाला है, बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन है? जो ब्रेस्ट है उसका, ब्रेस्ट के अंदर कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है? ठीक है, जैसे देखो, सीबेसियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये स्वीट ग्लैंड है ना बच्चों, ये स्वीट ग्लैंड ही ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन है, अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर 46 का बी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था की वह टाइम पीरियड जिसमें प्रथम तिमाही कहा जाता है। अब बच्चों जानते हैं, गर्भावस्था को 3 भागों के अंदर बांट दिया है, एक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा है सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरा है थर्ड ट्राइमेस्टर। TM का मतलब होता है ट्राइमेस्टर, 0 से 12 वीक, 12 वीक ये है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद में 13 से लेकर के 28 वीक्स की टाइम ड्यूरेशन है, जिसको बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 29 से लेकर के 40 वीक्स है, उसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ये तीनों ही बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस प्रकार से यदि ऐसे क्वेश्चन आपने यदि गलत कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने घर पे ही पहले ही मिठाई बांट लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपने गलत कर लिया तो मेरी नौकरी लग गई, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं कहूं कि ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत मत करना, इस बात को ध्यान रखना, कॉन्शियस रह के कार्य करना बच्चों। देखिएगा, प्रथम 12 सप्ताह ये तो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 5 से 6 सप्ताह ये तो होता ही नहीं है, 13 से 28 सप्ताह ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और ये 29 से 40 वीक्स है, तो जिसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर। ये तीनों ही आप ट्राइमेस्टर के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या लिखा, टाइम पीरियड जिसमें प्रथम तिमाही है, तो इसके अंदर ए इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा लिखा हुआ है सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें सी राइट रहेगा। उसके बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर कौन सा राइट रहेगा? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखिएगा 29 से लेकर के 40 वीक्स, है ना, कौन सा राइट करोगे बच्चों? इसके अंदर 29 से 40 वीक्स। यदि बच्चों ये आगे रहता तो आप कंफ्यूजन मत होना, सबके जो कॉमन आपको मिल रहा है तो मिल रहा है तो ठीक,
यदि नहीं मिल रहा है तो आपको नियरेस्ट जो एरिया है, नियरेस्ट रेंज है, उसको आपको सही करना होगा। इस बात को क्या रखें बच्चों, ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन। मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है 10 ल्यूनार महीने, 9 कैलेंडर महीने प्लस 7 डेज, 280 डेज, या उपरोक्त सभी सही है, तो इसके अंदर डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। डी इज ए करेक्ट आंसर रहेगा। सारे राइट रहेंगे बच्चों। इस प्रकार से आपको सारी बातें ध्यान रखना है। आई हैव होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जो मैं एक्स्ट्रा लिखाता हूं उसको भी ध्यान में रखना बच्चों, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे तो आपको दिक्कत न हो। ठीक है, कल के लिए बच्चों हो सकता है कि मैं मेला देखने जाऊंगा तो छुट्टी भी रख सकता हूं। और धन्यवाद।